नमस्कार। अगर किसी ने राजस्थान में पढ़ाई की है तो एक नाम उनके जिंदगी का हिस्सा जरूर रहा होगा, BSER यानी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ये सिर्फ 10वीं 12वीं की मार्कशीट पर लिखा एक नाम नहीं है। ये वो संस्था है जो लाखों छात्रों का भविष्य तय करती है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस संस्था की दीवारों के पीछे झांकने का एक मौका देते हैं। तो आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि ये विशालकाय मशीनरी असल में चलती कैसे है, इसकी नींव किसने और क्यों रखी, और परीक्षाओं के अलावा ये ऐसा क्या करती है जो इसे इतना महत्वपूर्ण बनाती है। चलिए राजस्थान के इस एजुकेशनल पावर हाउस की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। ज्यादातर लोगों के लिए बोर्ड का मतलब है परीक्षा, तनाव और नतीजे, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। ये संस्था राज्य की शैक्षिक नीतियों को आप कह सकती हैं जमीन पर उतारने वाली सबसे बड़ी इकाई है। आज हम इसके जन्म की कहानी से लेकर इसके अंदर की बनावट और आज के डिजिटल दौर में इसकी चुनौतियों तक हर पहलू पर बात करेंगे। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? ज़ाहिर है आज़ादी के बाद। स्रोत बताते हैं कि उस वक्त पूरे देश में शिक्षा का एक बिखरा हुआ ढांचा था। इसे एक सूत्र में पिरोने की जरूरत थी। एकदम सही। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए 1952-53 में मुदालियार आयोग बनाया गया था। इसका मुख्य काम था पूरे भारत के लिए सेकेंडरी एजुकेशन का एक मजबूत और एक जैसा ढांचा तैयार करने का ब्लूप्रिंट देना। इसी आयोग ने जोर देकर कहा कि हर राज्य में एक स्वतंत्र बोर्ड होना चाहिए जो वहां की स्कूली शिक्षा की कमान संभाले। और राजस्थान ने इस सिफारिश पर तेजी से काम किया। हाँ, इसी सिफारिश को कानूनी जामा पहनाने के लिए 1957 में एक खास कानून बनाया गया, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम। इसी कानून ने बोर्ड को एक स्वतंत्र संस्था के तौर पर स्थापित किया जिसे अपने फैसले लेने का अधिकार मिला। अच्छा, मतलब ये सिर्फ सरकार का एक विभाग नहीं बल्कि एक ऑटोनोमस बॉडी बन गया। बिल्कुल, जिसे हम स्वायत्त शासी संस्था कहते हैं। मतलब इसे अपने अकादमिक और प्रशासनिक फैसले लेने की पूरी आजादी है। और 1 अगस्त 1957 को जयपुर में इसने काम करना शुरू कर दिया। हाँ। इसका ध्येय वाक्य भी मुझे बड़ा दिलचस्प लगा, सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्म से ही सफलता मिलती है। हाँ, छात्रों के लिए इससे बेहतर संदेश और क्या हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक मजेदार मोड़ आता है। बोर्ड का जन्म तो जयपुर में हुआ, लेकिन ये वहां ज्यादा दिन रहा नहीं। कुछ ही साल बाद सत्यनारायण राव समिति बनी जिसका काम था राजस्थान के अलग अलग शहरों में प्रशासनिक और सरकारी दफ्तरों को बांटना, ताकि विकास किसी एक शहर तक सिमट कर न रह जाए। अच्छा। इसी समिति की सिफारिश पर 1961 में बोर्ड का मुख्यालय को जयपुर से अजमेर भेज दिया गया, और तब से आज तक ये अजमेर से ही पूरे राज्य की शिक्षा व्यवस्था की नब्ज थामे हुए है। तो एक कानून और एक विजन के साथ बोर्ड की नींव रखी गई। लेकिन एक संस्था सिर्फ नींव से तो नहीं चलती, उसे चलाने वाले लोग और एक मजबूत ढांचा चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि कागज पर बनी इस संस्था को असल में कौन चलाता है? इसकी बनावट कैसी है? ये इसकी सबसे दिलचस्प परतों में से एक है। हमारी रिसर्च बताती है कि शुरुआत में इसमें 36 सदस्य थे, लेकिन आज ये संख्या बढ़कर 41 हो गई है। 41? हाँ, पर ये 41 कौन है ये जानना जरूरी है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये अपने आप में कहानी कहती है। कहानी? हाँ। वो कैसे? ऐसे कि इन 41 सदस्यों के बंटवारे से पता चलता है कि शिक्षा नीति पर सरकार का कितना नियंत्रण रहता है और अकादमिक स्वतंत्रता कितनी है। देखिए, 17 सदस्यों को सीधे राज्य सरकार मनोनीत करती है, जो सबसे बड़ा हिस्सा है। 2 सदस्य विधानसभा अध्यक्ष चुनते हैं। ये दिखाता है कि राजनीतिक दिशा निर्देश का इसमें सीधा दखल है। मतलब सरकार की भूमिका काफी बड़ी है। बहुत बड़ी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। 7 सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं, जिसमें शिक्षक और स्कूल प्रबंधक शामिल होते हैं। 2 सदस्य शिक्षाविदों के संघ से आते हैं और 2 सदस्य यूनिवर्सिटी से जुड़े कॉलेजों के प्रिंसिपल होते हैं। अच्छा। तो ये ढांचा असल में अकादमिक स्वतंत्रता और राजनीतिक इच्छा शक्ति के बीच एक बहुत बारीक कोशिश है। ये सुनिश्चित करता है कि क्लासरूम की आवाज भी जयपुर में बैठे अधिकारियों तक पहुंचे। ठीक है, तो ये 41 लोगों की एक बड़ी सी गवर्निंग बॉडी हो गई। लेकिन रोजमर्रा के फैसले कौन लेता है? मतलब कौन है जो इस पूरी मशीनरी को हर दिन चलाता है? उसके लिए 2 सबसे महत्वपूर्ण पद हैं, अध्यक्ष और सचिव। अध्यक्ष, जिनका कार्यकाल 3 साल का होता है, वो इस पूरी बॉडी का चेहरा और प्रमुख होते हैं। सारी बड़ी बैठकों की अध्यक्षता वही करते हैं। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बोर्ड के पहले अध्यक्ष GC चटर्जी थे। और सचिव? सचिव इस मशीनरी का इंजन है
उनकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है और ये आमतौर पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी RAS के एक वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। सचिव ही बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। एक तरह से CEO। हाँ बिल्कुल। जो सारे प्रशासनिक काम, परीक्षा की तैयारी से लेकर नतीजों तक सब कुछ अपनी देखरेख में करवाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि अध्यक्ष विजन तय करते हैं और सचिव उसे जमीन पर उतारते हैं। हमारी रिसर्च में एक और दिलचस्प शब्द सामने आया, प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर। ये अध्यक्ष से अलग कैसे हैं? ये एक तरह का इमरजेंसी पद है। मान लीजिए किसी वजह से अध्यक्ष का पद अचानक खाली हो जाता है, वो इस्तीफा दे देते हैं या उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है और नए अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी होती है, तो बोर्ड का काम तो नहीं रुक सकता। सही बात है। ऐसी स्थिति में सरकार एक प्रशासक नियुक्त करती है जो अस्थायी तौर पर अध्यक्ष की सारी जिम्मेदारियां संभालता है। स्रोत बताते हैं कि ऐसा पहली बार 1981 में हुआ था, जब PC माथुर को बोर्ड का पहला प्रशासक बनाया गया था। चलिए अब उस सवाल पे आते हैं जो शायद सबके मन में है। ये बोर्ड असल में करता क्या है? 10वीं 12वीं की परीक्षा लेने के अलावा इसके और क्या काम है? परीक्षा लेना तो उस आइसबर्ग की नोक जैसा है जो हमें दिखाई देता है। असली काम तो पानी के नीचे होता है। इसके कामों को हम मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला और सबसे बुनियादी काम है स्कूलों को मान्यता देना। मतलब ये तय करना कि कौन सा स्कूल बोर्ड की परीक्षा में अपने छात्रों को बिठा सकता है। बिल्कुल। बोर्ड के तय मानक हैं। स्कूल में कितने कमरे होने चाहिए, लाइब्रेरी और लैब है या नहीं, शिक्षक योग्य हैं या नहीं, इन सब चीजों का निरीक्षण करने के बाद ही बोर्ड किसी स्कूल को मान्यता देता है। ये शिक्षा की क्वालिटी कंट्रोल का पहला कदम है। दूसरा और शायद सबसे प्रभावशाली काम है पाठ्यक्रम बनाना। यानी कक्षा 9 से 12 तक के लाखों बच्चे क्या पढ़ेंगे, किस विषय में कौन से चैप्टर होंगे, ये सब बोर्ड ही तय करता है। हालांकि ये पाठ्यक्रम बनाते समय SCERT, उदयपुर और NCERT के दिशा निर्देशों का ध्यान रखा जाता है, ताकि राजस्थान के छात्र राष्ट्रीय स्तर पर पीछे न रह जाएं। और तीसरा काम जो सबसे ज्यादा चर्चित है, परीक्षा का आयोजन। हाँ, और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। हर साल लाखों छात्रों के लिए पेपर बनवाना, उन्हें सुरक्षित परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाना, परीक्षा करवाना, करोड़ों कॉपियां चेक करवाना और फिर समय पर नतीजा देना। इसमें सिर्फ 10वीं 12वीं नहीं, बल्कि प्रवेशिका, वरिष्ठ उपाध्याय और रीट RTAT जैसी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं भी शामिल हैं। अरे हाँ, रीट, उसमें तो लाखों उम्मीदवार बैठते हैं। बिल्कुल। और चौथा काम है प्रकाशन। 1965 से बोर्ड राजस्थान बोर्ड शिक्षण पत्रिका नाम की एक त्रैमासिक मैगजीन भी निकाल रहा है, जो शिक्षकों को नई टीचिंग मेथड और शैक्षिक शोध से अपडेट रखती है। तो ये सिर्फ एक परीक्षा लेने वाली एजेंसी नहीं है, बल्कि एक रेगुलेटर, एक सिलेबस डिजाइनर और एक कंटेंट पब्लिशर भी है। एक ही संस्था के हाथ में इतनी शक्ति होना अपने आप में एक बड़ी बात है। बिल्कुल, और यही इसे इतना महत्वपूर्ण और इतना ही जिम्मेदार भी बनाती है। ये तो हो गए प्रशासनिक और अकादमिक काम, पर क्या बोर्ड छात्रों से सीधे तौर पर भी जुड़ता है? उन्हें प्रोत्साहित करने या उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए कोई पहल करता है? हाँ, और सच कहूं तो बोर्ड के काम का ये पहलू सबसे ज्यादा प्रेरणा देने वाला है। स्रोत कई ऐसी योजनाओं के बारे में बताते हैं जो सिर्फ अकादमिक से आगे जाती हैं। सबसे प्रमुख है राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा, जिसे STSC कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा और बताइए। यह परीक्षा 10वीं और 12वीं दोनों स्तरों पर होती है। इसका मकसद है साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के सबसे प्रतिभाशाली बच्चों को जल्दी पहचानना। जो छात्र राज्य में टॉप करता है उसे 4,000 रुपये और उसके बाद के 19 छात्रों को 2,000 रुपये का नकद इनाम मिलता है। लेकिन असली बात इनाम नहीं, बल्कि उसके बाद मिलने वाली स्कॉलरशिप है। अच्छा। चुने गए छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए सरकार हर महीने 2,000 रुपये की छात्रवृत्ति देती है। ये तो किसी भी छात्र के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन हो सकता है, खासकर उनके लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। निश्चित रूप से। और ये सिर्फ राज्य स्तर तक सीमित नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा यानी NTSC, उसके पहले चरण का आयोजन भी राजस्थान में BSER ही करता है। इसके अलावा छात्रों में लिखने और बोलने की कला को निखारने के लिए निबंध, भाषण और क्विज प्रतियोगिताएं भी स्कूल से लेकर राज्य स्तर तक करवाई जाती हैं। राज्य स्तर पर जीतने वाले को 5,000 रुपए तक का पुरस्कार मिलता है। हमारी रिसर्च में एक बात और सामने आई कि शिक्षकों के लिए भी ऐसी प्रतियोगिताएं होती हैं,
ये थोड़ा अनोखा लगा। हाँ, ये बहुत अच्छी पहल है। शिक्षकों को प्रेरित रखने और उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए वाचन, अध्यापन और लेखन जैसी प्रतियोगिताएं होती हैं। पर एक योजना है जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो एकेडमिक से ज्यादा सामाजिक बदलाव से जुड़ी है। इसका नाम है एकल या द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना। वाह, ये तो कमाल की बात है। नाम से ही लग रहा है कि ये लड़कियों की शिक्षा से जुड़ी है। बिल्कुल। ये योजना कहती है कि अगर किसी परिवार में सिर्फ 1 या 2 बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं है और वो बेटियां बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाती हैं तो उन्हें विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। जिला स्तर पर मेरिट में आने पर 31,000 रुपए और अगर वो पूरे बोर्ड की कंबाइंड मेरिट लिस्ट में आ जाती हैं तो 51,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि दी जाती है। 51,000 रुपए? ये तो किसी भी परिवार के लिए बहुत बड़ा सहारा हो सकता है। मतलब बोर्ड सिर्फ नंबरों का खेल नहीं देख रहा, बल्कि समाज की एक बहुत बड़ी जरूरत यानी लड़कियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए सीधे तौर पर आर्थिक मदद कर रहा है। ये बहुत प्रभावशाली है। यही बात बोर्ड को सिर्फ एक परीक्षा लेने वाली संस्था से अलग बनाती है। ये दिखाता है कि वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को भी समझता है। जाहिर है 1957 से लेकर आज तक दुनिया बहुत बदल गई है। बोर्ड ने भी वक्त के साथ कुछ नए कदम उठाए होंगे, टेक्नोलॉजी को अपनाया होगा। हाँ, बदलाव की कोशिशें हुई हैं। स्रोत बताते हैं कि 2001 में एक बहुत जरूरी पहल की गई, विद्यार्थी सेवा केंद्र की स्थापना। विद्यार्थी सेवा केंद्र? हाँ, इसका मकसद था कि अगर किसी छात्र को अपनी मार्कशीट की दूसरी कॉपी चाहिए या सर्टिफिकेट में कोई छोटी मोटी गलती ठीक करवानी है तो उसे हर काम के लिए अजमेर के चक्कर ना काटने पड़े। ये केंद्र राज्य के अलग अलग जिलों में खोले गए। ये तो बहुत सुविधाजनक लगता है, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प जानकारी भी है। स्रोत के मुताबिक ये योजना शुरू होने के इतने साल बाद भी बूंदी और 12 जिलों में ऐसे केंद्र नहीं हैं। एक मिनट, मतलब 2001 में शुरू हुई योजना आज भी 2 जिलों तक नहीं पहुंची है। इसके पीछे कोई खास वजह बताई गई है स्रोत में, या ये बस एक प्रशासनिक सुस्ती का मामला है? स्रोत में इसकी वजह का जिक्र नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से एक सवाल खड़ा करता है कि क्या विकास की रफ्तार हर जगह एक जैसी है। पर एक और बड़ा तकनीकी कदम 2014 में उठाया गया जब बोर्ड ने ई-गवर्नेंस डिपॉजिटरी की शुरुआत की। इसका क्या मतलब हुआ आम भाषा में? इसका मतलब है डिजिटल लॉकर। अब छात्रों की मार्कशीट और सर्टिफिकेट को ऑनलाइन सुरक्षित रखा जाता है ताकि वे दुनिया के किसी भी कोने से उसे एक्सेस कर सकें, वेरीफाई करवा सकें। इससे दस्तावेजों के खोने या खराब होने का डर भी खत्म हो गया और फर्जी मार्कशीट बनाने वालों पर भी लगाम लगी। हमारी रिसर्च में एक और योजना का जिक्र बार बार आया, अध्यापक कल्याण कोष न्यास छात्रवृत्ति। ये क्या है? ये शिक्षकों के सम्मान और कल्याण से जुड़ी एक बहुत पुरानी और नेक योजना है जो 1965-66 में शुरू हुई थी। इसका मकसद है कि जो शिक्षक बोर्ड से जुड़े स्कूलों में कम से कम 5 साल से पढ़ा रहे हैं, उनके बच्चों को अगर टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्स जैसे इंजीनियरिंग या मेडिकल में दाखला मिलता है तो उनकी पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद दी जाए। अच्छा, ये एक तरह से शिक्षकों के योगदान को सलाम करने का बोर्ड का अपना तरीका है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा और बहुआयामी है। ये एक ऐसी संस्था है जिसकी जड़ें आजादी के बाद के भारत के सपनों से जुड़ी हैं, जिसकी एक जटिल लेकिन सोची समझी संरचना है और जिसके काम का असर राज्य के हर उस घर पर पड़ता है जहां कोई बच्चा पढ़ रहा है। आप इसे एक पूरे इकोसिस्टम की तरह देख सकते हैं। ये नियम बनाता है, पाठ्यक्रम तय करता है, परीक्षा लेता है और फिर प्रतिभा को पहचान कर उसे पुरस्कृत भी करता है। एकल पुत्री पुरस्कार जैसी योजनाएं दिखाती हैं कि ये संसद सिर्फ फाइलों में नहीं जीती बल्कि जमीनी हकीकत से भी जुड़ी हुई है। बिल्कुल, इसने इस समय के साथ खुद को बदला भी है, जैसे डिजिटल लॉकर की शुरुआत करना, लेकिन भविष्य की चुनौतियां और भी बड़ी हैं। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहते हैं। हम सबने देखा है कि आज बच्चे YouTube, AI ट्यूटर्स और ऑनलाइन ऐप से सीख रहे हैं। सीखने और सिखाने के तरीके पूरी तरह बदल रहे हैं। ऐसे में एक लगभग 70 साल पुरानी संस्था, जिसकी पहचान आज भी साल में एक बार होने वाली बड़ी पारंपरिक परीक्षाओं से है, वो भविष्य में खुद को कैसे प्रासंगिक बनाए रखेगी? क्या इसका काम सिर्फ परीक्षा लेना रह जाएगा या ये सीखने के इन नए